वेलकम टू कोडर्स हाइव। यहाँ हम लाते हैं बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया के सबसे लेटेस्ट अपडेट्स, इंडिया और वर्ल्ड के ट्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड्स, बैंकिंग और स्टार्टअप्स के इनसाइट्स। अगर आपको न्यूज के साथ अपनी नॉलेज भी बढ़ानी है तो ये जर्नी आपके लिए परफेक्ट है। Let's dive into today's top stories. Adani to exit Wilmar joint venture to sell 44% in FMCG company for $2 billion. Adani Group अपना स्टेपल बिजनेस अडानी विल्मर को विल्मर इंटरनेशनल को $2 बिलियन में बेच रहा है ताकि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की लिक्विडिटी को इंप्रूव कर सके। विल्मर 31% स्टेक ₹305 पर शेयर पर खरीदेगा, जिससे उनका ओनरशिप 75% हो जाएगा और इस सेल की वैल्यू लगभग $1.4 बिलियन है। इस सेल से 25% पब्लिक ओनरशिप की रेगुलेशंस का पालन होगा और प्रणव अडानी और मलय महादेविया ने बोर्ड से रिजाइन कर दिया है। अडानी विल्मर का नाम AWL एग्री बिजनेस या फॉर्च्यून एग्री बिजनेस रखा जाएगा। ये डील यूएस अथॉरिटीज के गौतम अडानी पर लगाए गए फ्रॉड के एलिगेशंस के 1 महीने से बाद हो रही है, जिससे ग्रुप ने इनकार किया है। इस सेल से मिलने वाले पैसे अडानी ग्रुप के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए यूज होंगे, जो पहले बेन कैपिटल को उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस बेचने के बाद है। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, RBI mandates beneficiary name verification for RTGS and NEFT by April 2025। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को डायरेक्टिव दिया है कि उन्हें बेनिफिशियरी अकाउंट नेम वेरिफिकेशन सिस्टम को RTGS और NEFT फंड ट्रांसफर्स के लिए अप्रैल 2025 तक इंप्लीमेंट करना होगा। इसका मोटिव डिजिटल फंड ट्रांसफर्स की सिक्योरिटी को बढ़ाना है। बैंक्स को यह वेरिफिकेशन सर्विस ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल एप्स और फिजिकल ब्रांचेस पर देनी होंगी। आरबीआई के इस नए सिस्टम से यूजर्स को यह फैसिलिटी मिलेगी कि वो रेसिपिएंट अकाउंट नेम को वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि अभी के यूपीआई और IMPS जैसे पेमेंट सिस्टम्स में भी अवेलेबल है। इसके अलावा एनपीसीआई को इस इनिशिएटिव के लिए जरूरी टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने और बैंक्स की पार्टिसिपेशन इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा शेयर्स की इनसाइट्स ऑन इकोनॉमी बिजनेस ऑप्टिमिज्म फॉर 2025। संजय मल्होत्रा नए आरबीआई गवर्नर ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस किया है, जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। उन्होंने 2025 के लिए ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक दिखाया है, जिसमें स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर और बिजनेस कॉन्फिडेंस का जिक्र किया है। ग्लोबल चैलेंजेस के डिस्पाइट उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर के दूसरे हाफ में इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनीज के बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जीडीपी ग्रोथ Q2 2024 में 5.4% तक गिर गई थी, जिसकी वजह से आरबीआई के पॉलिसी रेट कट होने की उम्मीद है, क्योंकि इन्फ्लेशन मॉडरेट हो रही है। मल्होत्रा ने फाइनेंशियल सेक्टर में ऑनगोइंग रिफॉर्म्स को हाईलाइट किया है, जिसमें स्ट्रॉन्ग कैपिटल बफर्स और अर्निंग्स का जिक्र किया है। उन्होंने ग्लोबल चैलेंजेस को एक्नॉलेज किया है, लेकिन भारत के मॉडर्न और इंक्लूसिव फाइनेंशियल सिस्टम की कमिटमेंट पर स्ट्रॉन्ग फोकस दिया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। यूनियन बजट 2025, India INC calls for reducing tax income rates and cutting excise duty on petrol and diesel। India INC ने कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस दिए हैं। पहला, पर्सनल इनकम टैक्स को कम करने की बात की गई है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो 20 लाख तक कमाते हैं, ताकि खर्च बढ़े। दूसरा, CII ने रूरल रिकवरी पर ध्यान देने की जरूरत बताई है, जिसमें MGNRAGS और PM किसान जैसे स्कीम्स के लाभ बढ़ाने की बात की है। महंगाई से लोअर और मिडिल इनकम अर्नर्स की परचेजिंग पावर कम हो गई है। CII ने फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी की समीक्षा की जरूरत भी उठाई है। इसके अलावा MG नरेगा का मिनिमम वेज
375 रुपीस करने और पीएम किसान की पे आउट 8,000 रुपीस करने की मांग की गई है। एट लास्ट हाउस होल्ड सेविंग्स को बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स कम करने की भी एडवाइस दी गई है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। Reliance spends $13 billion on acquisitions in 5 years. Reliance made an investment of $13 billion in the past 5 years. इस इन्वेस्टमेंट का 14% नया एनर्जी सेक्टर में एलोकेट किया गया है, जबकि टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकम्युनिकेशंस के लिए 48% रखा गया है, जिसमें डिज्नी के इंडियन मीडिया एसेट्स के साथ $8.5 बिलियन का मर्जर भी शामिल है। हेल्थ केयर में कार्किनोस हेल्थ केयर का हाल ही में एक्विजिशन हुआ है, जो ₹375 करोड़ का है। रिटेल और कंज्यूमर गुड्स में 21 एक्विजिशंस किए गए हैं, जिनकी एवरेज वैल्यू $140 मिलियन पर डील है। इसका स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन ये है कि कंपनी ऑयल और गैस के अलावा नए सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर रही है, जैसे कि नया एनर्जी टेक्नोलॉजी, मीडिया और हेल्थ केयर। मीडिया और टेलीकम्युनिकेशंस में डिज्नी मर्जर के जरिए मार्केट डोमिनेंस को मजबूती दी जा रही है और हेल्थ केयर सर्विसेज, खास तौर पर ऑन्कोलॉजी को एनहांस किया जा रहा है। आने वाले समय में कंपनी का प्लान है कि वो एक्विजिशन स्पेंडिंग को डबल करे $6 to 7 बिलियन तक, जो कि एनर्जी और रिटेल सेक्टर्स पर फोकस करेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। India's digital capital increased entrepreneurship and business income. वर्ल्ड बैंक। इंडिया में डिजिटल इकोनॉमी का विकास काफी तेजी से हो रहा है, जिसका एक बड़ा कारण है वाइड स्प्रेड इंटरनेट पेनिट्रेशन। आज के समय में इंडिया के पास ऑलमोस्ट 840 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जो बिजनेस रीच और एफिशिएंसी को काफी बढ़ा रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मोबाइल और ब्रॉडबैंड सर्विसेज खास तौर पर रूरल एरियाज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स को फ्यूल कर रहे हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन भी फाइनेंशियल सर्विसेज को बदल रहा है, जिससे बिजनेसेस के लिए ट्रांजैक्शन मैनेज करना और क्रेडिट तक पहुंच बनाना आसान हो गया है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज इनेबलिंग बिजनेसेस टू ऑपरेट मोर एफिशिएंटली and reach a larger customer base. The ease of starting a new business has led to a surge in innovation and creativity among young entrepreneurs. आने वाले समय में डिजिटल इकोनॉमी का भारत की जीडीपी में इंपॉर्टेंट पार्ट होने की पॉसिबिलिटी है, जो डिजिटल सर्विसेज और ई कॉमर्स के बढ़ते यूज से इन्फ्लुएंस होगा। Experts estimate that by 2026 a significant portion of India's GDP will come from digital sector. Overall, the digital economy, it's not just transforming businesses, but also empowering individuals and communities across India. Thank you so much for watching. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें and don't forget to follow us on Instagram. Link is in the description.